नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान समसामयिकी करंट अफेयर्स की। और राजस्थान समसामयिकी में हम अध्ययन कर रहे हैं चर्चित स्थल राजस्थान के संदर्भ में कि राजस्थान में कौन से स्थान चर्चित रहे हैं और उनको लेके किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, मैं आपके निरंतर कमेंट देख रहा हूं। आप लोगों ने जो एलएम ज्योग्राफी के नए चैनल पर अपना विश्वास, अपना सहयोग बनाए रखा, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही आपकी सफलता की शुभकामनाएं भी मैं आपको देता हूं। अग्रिम शुभकामनाएं आपके सफलता की, और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि आप निरंतर अध्ययन करते हुए अपने लक्ष्य में या लक्ष्य को पाने में सफल हो। देखिए, राजस्थान में जिस तरह से चर्चित स्थान है उसमें विद्यार्थी जो है एक एक चर्चित स्थान को नहीं पढ़ता है, वह एक साथ कई चर्चित स्थानों का अध्ययन करता है और साथ ही साथ वह कई बार कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन हम जिन चर्चित स्थानों की बात करेंगे वह राजस्थान में चर्चित स्थान भी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं चर्चित स्थल की। और सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के लिए कि राजस्थान में पहल राज्य स्तरीय विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया है। ए कोटा, बी जोधपुर, सी गंगानगर, डी अजमेर। अब आपको बताना है कि राजस्थान में राज्य स्तरीय विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत कब, कहां से की गई है। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो विकसित कृषि संकल्प अभियान, विकसित कृषि संकल्प अभियान यह किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो यह ध्यान रखना, यह कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, कृषि मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यह चलाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? किसानों को समृद्ध करना, साथ ही कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना। इसका जो उद्देश्य रखा गया है वह रखा गया है कृषकों की समृद्धि, यानी कि जो किसान हैं वह समृद्ध हो, साथ ही कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जाए। इस उद्देश्य से विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है वह प्रारंभ किया। लेकिन प्रश्न है कि राज्य स्तरीय यानी कि राजस्थान में इसकी शुरुआत कहां से और कब हुई। तो जब हम राज्य स्तरीय बात करें तो राजस्थान में, अब यहां समझना, राजस्थान में इसकी जो शुरुआत हुई वह 29 मई 2025 को। कब हुई? 29 मई 2025 को। और कहां से की गई? राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी रलावता। कहां से हुई थी? रलावता ग्राम से हुई थी। यह ग्राम पंचायत है और किस जिले में है? अजमेर के रलावता ग्राम पंचायत से इसकी शुरुआत की गई।
तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या है, वह है डी अजमेर। कि राजस्थान में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत कहां से हुई है, अजमेर के रलावता गांव भी पूछा जा सकता है और डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जा सकता है। अब इसके साथ जो अन्य जिले यहां भी वर्तमान में चर्चित रहे हैं, तो अब क्यों चर्चित रहे, यदि मैं कोटा की बात करूं तो यहां पर जो है कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। यह ध्यान रखना, केंद्रीय विमानन मंत्रालय, यानी कि जो भारत सरकार का विमानन मंत्रालय है, उसने कोटा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाने की क्या दी गई है, सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तो अब आपसे यहां से प्रश्न एक और बनता है कि राजस्थान में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे एक तो बन रहा है कोट कासिम में, कहां बनेगा, एक तो कोट कासिम में, दूसरा जो है वह शिवदासपुर में बनेगा, और तीसरा जो सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है वह कोटा में दी गई है, जहां पर नए पर्यावरण अनुकूल हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा, जिसे हम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के रूप में जानते हैं। वहीं हम यदि जोधपुर की बात करें तो यहां क्यों चर्चित रहा है, तो यहां पर जो है जोधपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस का मेंटेनेंस डिपो की स्थापना की जा रही है। कि राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि आधुनिक ट्रेनों में से एक मानी जाती है, वंदे भारत एक्सप्रेस, या जिसे हम वंदे भारत सुपर फास्ट एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, इसका मेंटेनेंस डिपो कहां स्थापित किया जा रहा है, जोधपुर में। और यह भी वर्तमान में चर्चित रूप में पूछा जा सकता है कि आधुनिक ट्रेनों में शामिल वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का मेंटेनेंस डिपो कहां स्थापित किया जा रहा है, तो वह जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। और श्री गंगानगर यह भी हाल ही में चर्चा में रहा है। क्यों रहा है, कि श्री गंगानगर में राजस्थान का पहला क्या स्काउट गाइड का एडवेंचर पार्क, स्काउट गाइड का एडवेंचर पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है, वह श्री गंगानगर में। और पहले भी आपने देखा होगा कि स्काउट गाइड की राष्ट्रीय स्तरीय जंबूरी का आयोजन भी हमारे राजस्थान में पाली जिले के रोहट के पास नीमला ग्राम में किया गया था। और इसीलिए हमारा एग्जाम में प्रश्न इसी आधार पे जो चर्चित स्थान है वह किस कारण चर्चित है उनको लेके प्रश्न पूछा था। तो आपसे पहला प्रश्न हमें परिवहन को लेके पूछा जा सकता है कि राजस्थान में पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहां बनाया जाएगा, कोट काशी में। या राजस्थान में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे कहां बनाए जा रहे हैं, तो कोट काशी में, शिवदासपुर है, और कोटा में सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है कि भारत में केंद्रीय विमानन जो मंत्रालय, उड़ान विमानन मंत्रालय जो भारत सरकार का मंत्रालय है, उन्होंने 2 स्थानों पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है, जिसमें एक राजस्थान का कोटा है और एक पुरी जो कि ओडिशा राज्य में है। 2 जगह ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
वहीं पर वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि आधुनिक ट्रेनों में से एक मानी जाती है, और हाल ही में आपने समाचार पत्रों में भी देखा होगा कि वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस इसको लेके विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है कई प्रयास किए गए, और इसका सीधा सा जापान के रूप में कि जापान ने भी जो है इस प्रकार के मॉडल की प्रशंसा की है, और साथ ही अपने वहां पर भी इस प्रकार का मॉडल लागू करने का प्रयास जापान के द्वारा भी किया जा रहा है। और वहीं पर स्काउट गाइड को लेके जो राजस्थान का पहला एडवेंचर पार्क है, यह भी जो है कहां बना है, जिसकी घोषणा हाल ही में हमारे शिक्षा मंत्री और हिंदुस्तान स्काउट गाइड के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं शिक्षा मंत्री जी, उन्होंने इसकी घोषणा की है। तो इस तरह से हमें एग्जाम में जो चर्चित स्थान है उनको किस तरह से पूछा जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अभिनव पहल के रूप में बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ कहां से किया गया है। अब जैसे ही यह नाम आता है, कई विद्यार्थियों के मन में थोड़ा सा डाउट या कंफ्यूजन रहता है कि सर बर्तन बैंक योजना का संबंध पर्यावरण संरक्षण से कहते हैं। आप समझना, यहां से आपको बताना है कि जो बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ राजस्थान में कहां से किया गया है। अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बर्तन बैंक योजना क्या है। अब समझना, यहां से यहां स्टील के बर्तन देने की, स्टील बर्तन बैंक योजना जिसकी शुरुआत की गई है मई 2025 में, और कहां से की गई है? कोटा जिले में रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की पंचायत समिति जिसका नाम है खैराबाद, कहां से की गई है? खैराबाद कोटा से जो है इसकी शुरुआत की गई, यानी कि कोटा जिले में जो रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र में जो खैराबाद पंचायत समिति है, इस पंचायत समिति से मई 2025 में स्टील बर्तन बैंक योजना की शुरुआत की, और यह राजस्थान का पहला स्टील, यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के पहले स्टील बर्तन बैंक कि राजस्थान के पहले स्टील बर्तन बैंक की स्थापना कहां की गई। तो ध्यान रखना, जहां से इसकी शुरुआत हुई वहीं पर जो है इसकी स्थापना की। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि राजस्थान को प्लास्टिक मुक्त आयोजन को प्रोत्साहित करना, कि जितने भी हमारे समारोह होते हैं, चाहे वह मांगलिक समारोह हो, चाहे वह पारिवारिक समारोह हो, चाहे वह सामाजिक समारोह हो या धार्मिक समारोह, सब में हम बर्तन के रूप में प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग किया है, ताकि जैसे ही कार्यक्रम खत्म हो उन सबको इकट्ठा करके कहीं पर फेंक दिया जाए, ताकि सफाई करना आसान हो जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि इसमें समय की भी बचत होगी और लेबर भी कम होती है। तो इसीलिए लोग आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक के जो डिस्पोजल प्लास्टिक की वस्तुएं उनका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। तो राज्य सरकार चाहती है कि किसी प्रकार से लोगों को प्लास्टिक मुक्त आयोजन के प्रोत्साहन के उद्देश्य से, क्योंकि प्लास्टिक जहां एक और हमारे समय की बचत करता है, हमें आर्थिक लाभ पहुंचाता है, वहीं वह पर्यावरण के लिए उतना ही घातक माना जाता है। और इसीलिए राजस्थान सरकार ने किसको लेके, अब समझना, यहां से
राजस्थान सरकार ने प्लास्टिक मुक्त आयोजन को प्रोत्साहन देने तथा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से मई 2025 में खैराबाद कोटा से स्टील या बर्तन बैंक योजना की शुरुआत की और राजस्थान का पहला स्टील बर्तन बैंक खैराबाद कोटा में स्थापित किया गया। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके अंतर्गत क्या क्या उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी कि इस स्टील बर्तन बैंक जो योजना है इसके अंतर्गत क्या क्या उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ध्यान रखना, एक प्लेट, एक गिलास, एक चम्मच और साथ ही साथ 3 कटोरी के बर्तन का एक किट उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि व्यक्ति या कोई भी सामाजिक आयोजन हो तो वहां पर डिस्पोजल प्लास्टिक की सामग्री का कम से कम या नहीं के बराबर उपयोग किया जाए। और इसीलिए यह योजना वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से और प्लास्टिक मुक्त आयोजन के रूप में की गई, यानी कि प्लास्टिक मुक्त आयोजन को प्रोत्साहित करें, लोग ज्यादा से ज्यादा जो है प्लास्टिक मुक्त आयोजन करें, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर इसकी जो है शुरुआत। तो इसका सही उत्तर क्या है, वह है सी, खैराबाद। अब यहीं पर एक और पॉइंट ध्यान रखना कि इस प्रकार से ऐसी ही योजना जिसे हम क्या कहते हैं, बर्तन बैंक योजना, इसकी शुरुआत सिरोही जिले में भी की गई है। कब की गई? 19 मई 2025 को। अब समझना यहां से, आमलरी सिरोही में 19 मई 2025 को किसकी? इसकी बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ किया गया है। और वह भी किसके? स्वच्छ भारत मिशन, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है, उस स्वच्छ भारत मिशन के तहत 19 मई 2025 को सिरोही के आमलरी से भी जो है बर्तन बैंक योजना का प्रारंभ हुआ है। तो यह ध्यान रखना, राजस्थान में पूछा जाएगा तो सबसे पहले कहां से हुई है? खैराबाद में। और सिरोही में पूछा जाए तो कहां से हुई है? आमलरी से हुई है। और इसको लेके भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, विशेष रूप से बर्तन बैंक योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। और सत्य कथन में ध्यान रखना, एक तो यह कहां से प्रारंभ की गई यह पूछा जाएगा, एक इसका उद्देश्य क्या है यह पूछा जाएगा, तीसरा यह किस मिशन के तहत चलाई जा रही है यह भी पूछा जाएगा, और इसमें क्या उपलब्ध करवाया जाएगा यह भी पूछा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका जो संचालन है वह कौन करेंगे? राजीविका के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस योजना, यह जो है योजना, इसका यानी जो स्टील बर्तन बैंक है या इसका संचालन कौन करेगा? स्वयं सहायता समूह के द्वारा।
स्वयं सहायता जो समूह है उनके द्वारा इन बैंक का संचालन किया जाएगा। और यह किससे संबंधित है? राजीविका के स्वयं सहायता समूह के द्वारा। तो इस तरह से ध्यान रखना, बर्तन बैंक योजना को सत्य और असत्य कथन के रूप में पूछा जाएगा तो हमें बर्तन बैंक योजना के बारे में कब प्रारंभ हुई, कहां से प्रारंभ हुई, उसका उद्देश्य क्या है, बर्तन बैंक का संचालन कौन करेगा और इसके अंतर्गत क्या दिया जाएगा, या फिर इसका जो है संचालन किस मिशन के तहत किया जा रहा है। इस प्रकार से हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। किसको लेके? बर्तन बैंक योजना, जो कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। इसके बाद बात करते हैं एक और प्रश्न की, जो कई बार हम पढ़ चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं उस पर हम बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सांगरी उत्पादक जिलों का सही समुच्चय है। ए, पाली, जालोर, सिरोही। बी, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। सी, चूरू, झुंझुनू, सीकर। डी, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर। अब आपको बताना है कि राजस्थान में सर्वाधिक सांगरी उत्पादक जिले कौन से हैं। अब सांगरी उत्पादक जिले क्यों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसका कारण है कि जब हम राजस्थान के भौगोलिक संकेतक जीआई टैग की बात करें तो अप्रैल 2025 में खेजड़ी के फल सांगरी को राजस्थान के संदर्भ में या राजस्थान के लिए जीआई टैग दिया गया है, जो कि राजस्थान का 22वां जीआई टैग है। कौन सा है? 22वां जीआई टैग है। तो यह ध्यान रखना कि भौगोलिक संकेतक के कारण अभी हाल ही में चर्चित रहा है। कौन रहा है? सांगरी। अब यह जीआई टैग किसके द्वारा दिया गया है? तो हमें पता है कि यह जो है जीआई टैग किसके द्वारा दिया जाता है? यह दिया जाता है भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, और जिसका मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई में। जिसका मुख्यालय कहां पर है? चेन्नई में इसका क्या है? मुख्यालय। अब सांगरी जो कि राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी का फल है, तो निश्चित रूप से सांगरी को लेके, खेजड़ी को लेके प्रश्न बनेंगे। क्या प्रश्न बनेंगे अब समझना यहां से। एक तो यही है कि राजस्थान में सर्वाधिक सांगरी उत्पादक जिले कौन से हैं। तो अब यहां समझना, राजस्थान में सबसे ज्यादा सांगरी का उत्पादन होता है बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, और इसका सही उत्तर क्या है? वह है बी, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। एक तो यह चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। लेकिन प्रश्न आता है कि सांगरी खेजड़ी का फल है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा खेजड़ी कहां है? क्योंकि राजस्थान में जब खेजड़ी की बात करते हैं तो यह क्षेत्र कहलाता है शेखावाटी प्रदेश, और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है खेजड़ी के वृक्ष वह कहां पर है? शेखावाटी प्रदेश में। यह ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे ज्यादा खेजड़ी के वृक्ष किस प्रदेश में मिलते हैं? शेखावाटी प्रदेश में मिलते हैं। जबकि राजस्थान में सबसे ज्यादा सांगरी का उत्पादन कहां होता है? सांगरी का उत्पादन सर्वाधिक
सांगरी का उत्पादन तो होता है बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में, जबकि खेजड़ी के वृक्ष सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? शेखावटी प्रदेश में। लेकिन कई बार पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा किस जिले में मिलते हैं, तो जब डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष, सबसे ज्यादा खेजड़ी के वृक्ष किस जिले में मिलेंगे? तो डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो नागौर, क्षेत्र पूछा जाता है तो शेखावटी, और सांगरी का जो फल है, सॉरी खेजड़ी का फल सांगरी, यहां सबसे ज्यादा कहां मिलता है? तो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में मिलता है। अब आता है यहां पर एक और पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सांगरी को जीआई टैग दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो ध्यान रखना, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सबसे ज्यादा जो है इसमें भूमिका निभाई। नोट करके लिख देना, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। सांगरी को जीआई टैग दिलाने में महती भूमिका किसने निभाई? तो यहां निभाई है स्वामी केशवानंद भारती राजस्थान, या स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय ने सबसे ज्यादा भूमिका निभाई। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? तो आपको कमेंट्स करके बताना है कि स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, क्योंकि इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जाएगा कि राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के फल सांगरी को जीआई टैग दिलाने में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की महती भूमिका रही है, यह कहां है? तो आपको कमेंट्स करके बताना है कि यह जो है कहां पर है। तो इस प्रकार से हमें केवल हम सांगरी को रटे नहीं, न ही जीआई टैग को रटें, बस समझने की कोशिश करें कि सांगरी जीआई टैग को लेके हमें क्या क्या प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। या तो खेजड़ी के फल के रूप में पूछे जाते हैं, या सबसे ज्यादा उत्पादन किसमें होता है, या इसे जीआई टैग कब दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, और किसने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो जितने भी प्रश्न हमें जीआई टैग को लेकर पूछे जाने की संभावना है, उनके संदर्भ में हमने चर्चा की। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में नीम कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। ए खरनाल में, बी बेंगटी में, सी रामदेवरा में, डी आसिंद में। तो अब ध्यान रखना यहां सबसे इंपॉर्टेंट कि नीम कॉरिडोर है क्या। अब समझना, यहां से पहले तो नीम कॉरिडोर पे बात करते हैं। नीम कॉरिडोर क्या है? नीम कॉरिडोर यहां एक तरह से पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से, किसके उद्देश्य से? पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से 5 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में, कितने? 5 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में किसके पेड़ लगाए जाएंगे?
नीम के पेड़ लगाए जाएंगे। और नीम, जिसे नीम नारायण के रूप में जानते हैं, और पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ औषधि के रूप में भी सबसे ज्यादा जो उपयोगी है वह पीपल और नीम है। पीपल और नीम का उपयोग सबसे ज्यादा औषधि के रूप में हमारे जो है परंपरागत जो इलाज किया जा रहा है उसमें किया जाता है। और एंटीसेप्टिक के रूप में तो इसका सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो है उपयोग किया जा रहा है। किसी को भी यदि स्किन से संबंधित बीमारी है, उसका एक ही इलाज है कि आप नीम के पानी से नहाइए, नीम के साबुन से नहाइए। इस तरह से नीम एक मेडिसिनल प्लांट के रूप में भी जाना जाता है, विशेष रूप से स्किन डिजीज के लिए या एंटीसेप्टिक के रूप में। और नीम के पेड़ को 5 से 10 किलोमीटर लगाकर एक पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है, और उस 5 से 10 किलोमीटर क्षेत्र को नीम कॉरिडोर की संज्ञा दी गई। अब दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका निर्माण कौन कर रहा है। तो जो नीम कॉरिडोर है, इसका निर्माण भारत सरकार किसके द्वारा किया जा रहा है? भारत सरकार की एक योजना है जिसका नाम सुना होगा, प्रासाद योजना। भारत सरकार की प्रासाद योजना के तहत इस नीम कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है? तो यह ध्यान रखना, यह किया जा रहा है देव नारायण जी की जन्मस्थली। देव नारायण जी की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। और देव नारायण जी की जन्मस्थली कौन सी मानी जाती है? आसिंद भीलवाड़ा। आसिंद भीलवाड़ा। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? डी, आसिंद भीलवाड़ा में नीम कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। यहां तक क्लियर हो गया। अब आप खरनाल को लेके जाएं तो खरनाल में वीर तेजाजी की पैनोरमा है, जहां पर तेजादशमी, खरनाल जो कि वीर तेजाजी की पैनोरमा के लिए जाना जाता है, और यहीं पर तेजादशमी भाद्रपद शुक्ला दशमी को तेजाजी का विशाल मेला भरता है। इसके बाद दूसरा आता है बेंगटी। यहां हड़बूजी का जो है प्रमुख मंदिर या प्रमुख पीठ जिसे कहते हैं, वह कहां पर है? बेंगटी कला, जो कि फलोदी में है। कहा जाता है कि बेंगटी कला में जो हड़बूजी की जो है प्रमुख मंदिर है, वहां पर बैलगाड़ी की पूजा होती है। इसी प्रकार रामदेवरा सब जानते हैं, जहां पर रामदेव जी की समाधि है, और जहां पर भाद्रपद शुक्ला दशमी को विशाल मेला भरता है, जिसे बाबा की दशमी कहते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना कि राजस्थान में जितने भी लोक देवता हुए हैं, जितने भी लोक संत हुए हैं, उनके प्रमुख पीठ कहां पर हैं। और अभी हाल ही में रामदेवरा में जो है पहली बार नेत्र कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना। राजस्थान सरकार और विभिन्न संगठनों के सहयोग से रामदेवरा में रामदेव जी के मेले के दौरान नेत्र कुंभ का आयोजन भी किया जा रहा है। और नेत्र कुंभ क्या है कि रामदेवरा में जितने भी जो है लोग जो श्रद्धालु आएंगे, वह निःशुल्क अपनी
आंखों की जांच करवा पाएंगे। आंखों की जांच के अनुसार उन्हें निःशुल्क दवाई दी जाएगी और यदि उन्हें ऑपरेशन या चश्मे की आवश्यकता है तो वह भी निःशुल्क दिया जाएगा इसी नेत्र कुंभ के माध्यम से। तो साथियों, रामदेवरा का मेला शीघ्र ही आगामी जो है महीने में, यानी कि कहें कि रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाला है। और जो भी श्रद्धालु, जो भी व्यक्ति, जो भी साथी इस मेले में जाएं तो निश्चित रूप से इस नेत्र कुंभ के में जरूर जाएं, अपनी आंखों की जांच करवाएं, अपने साथी जो चल रहे हैं उनकी भी जांच करवाएं और उनको भी जो है प्रोत्साहित करें कि इस प्रकार के जो सामाजिक कार्यक्रम है उसमें हम किस प्रकार से लोगों की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि रामदेवरा का मेला पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला माना जाता है और पश्चिमी राजस्थान में एक तरह से सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में जाना जाता है और पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु आते हैं वह इसी मेले में आते हैं और इसी मेले में जो है लोग विभिन्न प्रकार से श्रद्धालुओं की सेवा भी करते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में पहले नेत्र कुंभ का आयोजन कहां किया जा रहा है। तो यह ध्यान रखना, रामदेवरा में किया जा रहा है और नीम कॉरिडोर का विकास कहां किया जा रहा है, आसिंद भीलवाड़ा में किया जा रहा है। तो इस प्रकार से हमें जो राजस्थान के चर्चित स्थान है, चर्चित स्थान का मतलब यह नहीं कि आज ही वह प्रसिद्ध हुए, यह किसी कारण से भी चर्चित है, चाहे वह लोक देवता के रूप में हो, चाहे लोक संत के रूप में हो, किसी संप्रदाय के रूप में हो और किसी भी घटना के रूप में हो। और वर्तमान में यदि वहां पर किसी प्रकार का कार्य किया जा रहा है वहां तो प्रश्न एग्जाम में उसी को आधार बना के पूछा जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि वह नीम कॉरिडोर को पूछे, वह आसिंद को लेके पूछ सकता है, देवनारायण जी की जन्मस्थली को लेके पूछ सकता है, देवनारायण जी के प्रसिद्ध मंदिर को लेके पूछ सकता है, यहां पर भरने वाले मेले को लेके पूछ सकता है, यहां जो देवनारायण जी का मंदिर है यहां किस से संबंधित है, तो गुर्जर संप्रदाय की प्रमुख पीठ के रूप में जानते हैं, क्योंकि देवनारायण जी को गुर्जर संप्रदाय का क्या माना जाता है, आराध्य देव माना जाता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, जब हमें प्रश्न पूछे जाएं तो हम केवल रटे नहीं, प्रश्न की प्रकृति को समझें, करंट में वह क्यों चर्चित है तो उसकी पृष्ठभूमि को लेके, उसके ऐतिहासिक महत्व को लेके, उसके सांस्कृतिक महत्व को लेके और वर्तमान में उसको लेके क्या प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। और इसी प्रकार यह हमारा जो है एक सेशन जो हमने शुरू किया है उस पर हम निरंतर प्रगति कर रहे हैं और आगे भी हम इसी तरह से नए नए प्रश्न जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने वाले हैं उन पर हम निरंतर बात करेंगे, ताकि आगामी परीक्षाओं में राजस्थान समसामयिकी को लेके कोई भी चर्चित स्थान, चर्चित घटना, चर्चित व्यक्ति, नीति, योजना या रिपोर्ट जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन पर हम इसी प्रकार से अध्ययन करेंगे, ताकि विद्यार्थियों का प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं है। लेकिन मेरे आपसे एक निवेदन है कि जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं वह अपने साथियों से, अपने परिवारजन जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर बताएं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे व्यूज चाहिए या मुझे कोई अपने चैनल को जो है ज़्यादा बड़ा करना है, बस मैं ये चाहता हूं कि यदि कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है और आपके द्वारा उसे बताने पर यदि वह क्लास को देखता है और क्लास देखने के बाद यदि परीक्षा में प्रश्न आता है, परीक्षा में प्रश्न को वह सही करके यदि सेलेक्ट होता है तो मेरा पढ़ाना, आपका पढ़ना और उनको बताना सार्थक है। अन्यथा मैंने आपको पढ़ाया लेकिन जिस एग्जाम की तैयारी आप करें उस परीक्षा में तो नहीं आया, लेकिन किसी और परीक्षा में आया जिसमें आप नहीं बैठे, लेकिन आपका भाई, आपका साथी, आपकी बहन, आपके कोई परिवार के जन बैठे हैं और वहां यदि सेलेक्ट होते हैं तो वह निश्चित रूप से आपको और मेरे को दोनों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देंगे और जीवन भर वह आपके प्रति क्या रहेंगे, कृतज्ञ रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके दिए गए निर्देशों के अनुसार
तैयारी की और सेलेक्ट हुए हैं। इसलिए ध्यान रखना साथियों, यह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वह आगामी भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इन क्लासों का अध्ययन करें और इस क्लास के बारे में निश्चित रूप से अपने साथियों को भी बताएं और स्वयं भी तैयारी करें, क्योंकि ज्ञान का कोई सीमा नहीं है। जो जितना पढ़ेगा उतना निखरेगा। यही कहा जाता है कि जो जितना पढ़ेगा वह उतना ही निखरेगा, क्योंकि सोना जितना तपता है उतना ही चमकता है और आपको सोने के समान चमकदार होना है, हीरे के तरह चमकदार होना है तो सोने की तरह तपना पड़ेगा, हीरे की तरह घिसना पड़ेगा, तब जाके आपकी चमक निखरेगी और आपकी वही चमक आपको मंजिल तक ले जाएगी, आपके और आपके माता पिता के सपनों को पूरा करेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।